Good morning, friends. Welcome back, all of you. Once again, we are presenting second part of the polity, जिसमें हम लोगों ने संविधान की विकास यात्रा के बारे में बात किया था. लास्ट वीडियो उसी से संबंधित था. अब उसे आगे बढ़ाया जाएगा. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द संवैधानिक विकास यात्रा. तो इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स. सो लेट्स स्टार्ट. संविधान का निर्माण. संविधान निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों से होकर गुजरी है. भारत में संविधान के सिद्धांत का विकास स्वयं में लोकतांत्रिक मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है, जो हमें निरंतर एक सशक्त, एक मजबूत राष्ट्र बनने की ओर उन्मुख करता रहता है. संविधान सभा का गठन, जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप, कैबिनेट मिशन योजना के क्रियान्वयन के बाद भारत में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई. हालांकि 390 जो 89 थे वो शामिल नहीं हुए थे. अंतिम रूप से 296 प्रतिनिधियों का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया गया. उसके बाद अगर बात करें संविधान निर्माण की प्रक्रिया का, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई. इसी दिन सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया. और फिर आगे चलकर जब इसका विरोध हुआ, हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था. पहली संविधान सभा के बैठक का विरोध किया. पहली संविधान सभा के विरोध के कारण पाकिस्तान नामक अलग राष्ट्र की मांग पूरे जोर शोर पर उठी. फिर आगे जाके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और DSC मुखर्जी तथा VT कृष्णमाचारी को 2 उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है. संविधान सभा के निर्माण के दरमियान कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्यता ग्रहण किया जाता है. 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया. 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया. संविधान सभा द्वारा समितियों का गठन किया गया और इसमें 22 समितियों का गठन किया गया था. 10 समितियां प्रक्रिया संबंधित और 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित थी. जिसमें स्वतंत्र कार्यों से संबंधित में जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया. राज्यों के साथ समझौता वार्ता समिति बनाई गई. संघ संविधान समिति बनाया गया. राष्ट्रध्वज और तदर्थ समिति बनाया गया. JV कृपलानी इसके अध्यक्ष थे. प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया. इसके 6 जो सदस्य थे, जिसमें N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णामी स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुतुल्लाह, KM मुंशी, VN मित्तल, DP खेतान. थोड़े समय के बाद BL मित्तल के स्थान पर माधवन राव और 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया. संविधान सभा के निर्माण के बाद बहुत से स्रोत हैं जो संविधान के अलग अलग प्रावधान जो है अलग अलग देशों से लिए गए हैं, जिसका किसी और दिन डिस्कस होगा. संविधान निर्माण से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जैसे कि भारत में संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा के कार्यालय की मंत्रणा शाखा में अक्टूबर 1947 को सर BN राव की देखरेख में तैयार हुआ था. 50 से 51-52 में आम चुनाव होने के पहले संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती रही. संविधान सभा में कुल 15 अनुच्छेद जो थे, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 30, 324, 366, 67, 80, 380, 388, 91, 392, 393 को 26 नवंबर 49 को ही लागू कर दिया गया था और बाकी 1950 को लागू हुआ. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक सामान्य रूप से एक जनरल बात ही होती है, जो संविधान के मूल उद्देश्य, उसके ध्येय, उसके आखिर एम क्या है, कहाँ पहुंचना है, किस विकास यात्रा को ढोना है. ओवरऑल एक तरह से कहे तो हृदय, हार्ट, आत्मा, उसकी कुंजी, इसकी चाबी, सब कुछ एक शब्द में कहे तो प्रस्तावना को माना गया है, जिसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने
और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना से इसका दर्शन का पता चलता है कि यह प्रस्तावना में संविधान के 368 के अनुच्छेद का प्रयोग करते संशोधन किया जा सकता है। तो जी हां, केशवानंद भारती मामले के बाद पहली बार यह प्रश्न उठा था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्वों में और उसकी विशेषताओं में जो प्रस्तावना में उल्लेखित है उन्हें ध्वस्त करने वाला कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा तो उसे समाप्त नहीं किया सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी संघ 1960 के मामले में अपना मत रखते हुए कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसकी मूल विशेषताओं को 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता था, लेकिन वस्तुतः अब तो संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र और इसके क्षेत्रीय परिषद के बारे में कि भारत का संघ क्या है, क्या भारत के संघ को परिभाषित किया गया है, भारत किस प्रकार से अपनी व्यवस्था स्थापित करता है, क्या भारत संघीय व्यवस्था है, अर्ध संघात्मक है या एकात्मक व्यवस्था को ढोता है, और ओवरऑल एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस सेक्शन। देखिए, भारत ने ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ना ही स्विट्जरलैंड की तरह एक परिसंघ है, और ना ही यह दक्षिण अफ्रीका और ना ही ऑस्ट्रेलिया की तरह एक संघ है, बल्कि यह राज्यों का संघ है। भारत को हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। यह राज्यों का संघ है और यह संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि यह अमेरिका की तरह राज्यों के बीच आपसी समझौता से नहीं बना है और ना ही भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार है। अर्थात पूरा देश अखंड है, विभिन्न राज्यों को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, यह ठीक है, लेकिन भारत के राज्यों को इससे सेपरेट होने का, सिसीड होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, भारत के राज्यों का या रियासतों का एकीकरण किया गया, बाद में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही या उससे पहले भी देखा जाए तो भाषा के आधार पर राज्यों का प्रांतों का निर्माण की बात चल रही थी, बहुत मांग तेजी से उठ रहा था। स्वतंत्रता के बाद यह मांग और भी बहुत बलवती हो गई। इसके लिए बहुत से हड़ताल हुए और बहुत से नेताओं ने अपने आत्मदाह भी कर दिया इसके लिए। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर कई समितियों का निर्माण किया गया। इसमें से 1947 में एस के धर समिति है, आयोग है, जो कि सिफारिश किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए। उसके बाद फिर इसको अस्वीकार कर दिया गया, काफी असंतोष फैल चुका था इसके कारण। उसके बाद जेबीवी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार पटेल की समिति, इसमें भाषाई आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में विचार करने के लिए 1948 में इसको इकट्ठा किया गया। हालांकि जेबी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को ही एक आधार बनाना जाए, ऐसा इन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर से अगर राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण चलता रहा, कई समितियां आई, कई आयोग बनाए गए, और फाइनली 22 दिसंबर 1953 को संसद में कहा गया कि एक समिति का गठन किया जाए, जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों के पुनर्गठन की समस्या पर गंभीरता पूर्वक इसमें और बिना किसी पक्षपात के एक विचार विमर्श हो। तभी जाके फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और पंडित हृदयनाथ कंजरू और सरदार M.K. पनिक्कर को इसका सदस्य बनाया गया, और फाइनली जाकर राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर प्रमुखता के साथ स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इस धारणा को केंद्र में रखा गया कि किसी भी रूप में भारत की एकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, और भारत की एकता का समझौता होने का मतलब है कि भारत एकता से किसी भी आधार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। इसलिए एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। तो इस भाषा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार अवश्य भाषा माना, और यह भी जोड़ा कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता की दृष्टि को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो नए राज्यों का प्रवेश
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग अब तक 15 राज्यों की स्थापना की गई है। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में को बदलने के लिए क्या तरीका है हमारे संसदीय सिस्टम में? देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, उसकी सीमाओं या उसके नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित स्थितियों में की जा सकती है: किसी वर्तमान राज्य से उसको अलग कर दिया जाए, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला दिया जाए, किसी राज्यों के भागों को मिलाकर, या फिर किसी राज्य के क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर। संसद अनुच्छेद 3 सब 1 के अधीन किसी राज्य का क्षेत्र बड़ा कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, और फिर चौथा, किसी राज्य के नाम को भी बदल सकती है। रही बात संघ, राज्य, क्षेत्र, ये जो शब्द है, इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किसी समय अर्जित राज्य क्षेत्र सम्मिलित आते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों के भागों को मिलाकर की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 2 जो है वो बताता है कि नए राज्यों की स्थापना नए राज्य क्षेत्र को अर्जित करके की जा सकती है। यही दोनों में डिफरेंसेस है कि अनुच्छेद 3 जो है वर्तमान राज्य में कुछ भी मतलब बदल के छेड़छाड़ करके, लेकिन 3 जो अनुच्छेद 2 जो है वो बताता है कि नए राज्य अगर बनाना है तो उसके लिए नए राज्य अर्जित करने पड़ेंगे, किसी की भूमि जीतना पड़ेगा युद्ध के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपको संधि के माध्यम से अगर कोई क्षेत्र मिल जाता है तो आप नए राज्य का निर्माण आर्टिकल 2 के तहत कीजिएगा। संसद में ऐसे विधेयक प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति निश्चित समय सीमा के अंदर अपना मत देने के लिए संबंध राज्य को विधायिका के लिए विचार करने के लिए भेज सकता है। हालांकि मानना ना मानना वो तो केंद्र पर ही है। ठीक है, ओके। अब हम आप आते हैं कि अनुच्छेद 4 इस बात को स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी नए राज्यों की स्थापना या उसके प्रदेश विद्यमान राज्यों के नाम क्षेत्रों में जो परिवर्तन होगा, उसकी सीमाओं में जो बदलाव होगा, वो बनाई गई विधियां जो होगी वो 368 के अधीन संविधान में संशोधन नहीं मानी जाएगी, अर्थात इसके बिना किसी विशेष प्रक्रिया के किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह इसे साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय परिषदें। भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था शुरुआत में, लेकिन 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस पर विचार किया गया और भारत में 4 राज्य या 5 बड़े क्षेत्रों को विभाजित करके प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की आदत विकसित की गई और इसके लिए सलाहकारी परिषद की गठन की गई। तो वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और फाइनली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसमें अलग अलग राज्य आते हैं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन की बात करें तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसमें गृह मंत्री जो होते हैं या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्र सरकार का एक मंत्री होता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के अधीन आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल जो होता है 2 नामजद मंत्री हो सकते हैं और संघ के मामले में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति। तो अब बात होगा नागरिकता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अनुच्छेद 2 में नहीं बल्कि 5 से 11 और भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कुछ विषय हैं। किसी भी राज्य की जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक नागरिक और दूसरा है विदेशी। नागरिकों को सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, किंतु विदेशियों को ये सब अधिकार नहीं मिलते हैं। नागरिक अपने राजनीतिक समूह के सदस्य होते हैं, वह कुल मिलाकर राज्यों का गठन भी करते हैं। संविधान में नागरिकता के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसका डिस्कस इस वीडियो में होगा, बट शॉर्ट में संविधान के शुरुआत में नागरिकता कैसे अर्जन किया सकता है तो इसके आर्टिकल 5 पढ़िए। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या फिर जिसके माता पिता या कोई भी भारत में जन्मा था या फिर जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा था, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। पाकिस्तान से आने वाले जो भारतीय व्यक्ति है उसकी नागरिकता अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था। इसके अलावा भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति और वापस फिर भारत लौटने वाले व्यक्ति, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता की बात अनुच्छेद 8 में किया गया है, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी जो भारत का नागरिक भारत सरकार अधिनियम 1935 से परिभाषित नियमों के अनुसार भारत के किसी भी देश में रह रहा हो तो यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरे करता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा।
रजिस्ट्रेशन करा लेगा, हो जाएगा। और विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जारी रहेगा पॉलिटी के लिए। बने रहिए, लगातार इस सीरीज को बरकरार रखिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।